किसी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसका मेन काम होता है उस देश के बाकी देशों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं इनको मैनेज करना, और किसी देश की बाकी देशों के साथ किस तरह के रिलेशंस होंगे, यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस होंगे या एनिमीज वाले रिलेशंस होंगे या फिर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होंगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इस देश के नेशनल इंटरेस्ट पर। यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है एक देश की, इसका जो सेंट्रल एम होता है वो है इस देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ही बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं और उन्हें सर्कमस्टांसेस के साथ मॉडिफाई किया जाता है। जो सेंट्रल एम होता है किसी देश की फॉरेन पॉलिसी का, वो होता है उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। अब एक देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ये कई फैक्टर्स पर डिटरमाइन करती है। इनमें आते हैं उस देश की ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसकी लीडरशिप और उस देश में चल रहे पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। ये सभी फैक्टर्स एक देश की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी को देखें तो इंडिया इंडियन ओशन में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड है, और इंडिया की इस लोकेशन का इम्पैक्ट हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में, जो कि इंडियन ओशन के आसपास लोकेटेड कई सारे देशों को मिलाकर बनाया गया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक एस्पेक्ट है इंडियन ओशन में लोकेटेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करना, और ये एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया की ज्योग्राफी से। ऐसे ही कल्चर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी। कई सारे देशों के साथ हमारे कल्चरल लिंक्स हैं, जैसे कि इंडोनेशिया या फिर कंबोडिया के साथ में, जो कि एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। ये कल्चरल एंगल हमारे इन देशों के साथ जो रिलेशंस हैं इनमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है। इस तरह से ये जितने भी फैक्टर्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं ये सब एक देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर, और यहाँ हम देखेंगे कुछ फीचर्स या प्रिंसिपल्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। इनमें से पहला फीचर है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एम करती है इंटरनेशनल लेवल पर पीस को प्रमोट करने में। पीस की प्रमोशन से एक तो इंडिया की पूरे वर्ल्ड में इमेज बनती है एक पीस लविंग और रिस्पॉन्सिबल नेशन की, जो कि एक डिजायरेबल चीज है, और इंडिया की एक पीस लविंग कंट्री की इमेज इसे हेल्प करती है बाकी देशों के साथ क्लोजर टाइज बिल्ड करने में। इसके अलावा अगर वर्ल्ड में पीस होगा तो कंट्रीज के बीच गुड्स, सर्विसेज और लेबर का एक्सचेंज रिलेटिवली इजीली किया जा सकता है, और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। पीस इज अ प्री रिक्विजिट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज अनदर रीजन व्हाई इंडिया प्रमोट्स वर्ल्ड पीस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके आर्टिकल 51 में, जो कि डीपीएसपीस का पार्ट है, इसमें 4 चीजें क्लियरली मेंशन्ड है। पहला है इंडिया को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना चाहिए। सेकेंडली, इंडिया को बाकी देशों के साथ जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस डेवलप करने चाहिए। थर्डली, इंडिया को इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एंड फोर्थली, इंडिया को ये इनकरेज करना चाहिए कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूट्स है ये सब पीसफुली आर्बिट्रेशन के मेथड से रिजॉल्व हो इंस्टेड ऑफ वायलेंट मीन्स लाइक वॉर्स। आर्टिकल 51 इंडिया को एनकरेज करता है ऐसी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करने में जिससे वर्ल्ड में पीस प्रमोट किया जा सके और बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जा सके। ये था पहला फीचर ऑफ आवर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब सेकंड फीचर है एंटी कॉलोनियलिज्म। इंडिया, जैसे कि आप सबको पता है, कि ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी रह चुका है फ्रॉम 1757 टू 1947, विच इज ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। और इन 200 सालों में इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी और वेल्थ का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया गया है बाय द ब्रिटिश, और एक काफ़ी लंबे नेशनल मूवमेंट के बाद इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली। अब इंडिया का जो खराब एक्सपीरियंस रहा है अंडर द ब्रिटिश, इस वजह से इंडिया को ये अच्छे से आइडिया है कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से एक देश को एक्सप्लॉइट करते हैं, और इसलिए इंडिया इस कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजीज को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करता है। इंडिया के अकॉर्डिंग कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जैसे फिनोमेना यूज किए जाते हैं वीकर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने में, और इंडिया सपोर्ट करता है ऑफ एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। और इसको देखते हुए इंडिया ने कई सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में लिबरेशन या इंडिपेंडेंस के मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है, जैसे कि इंडोनेशिया में या फिर टूनिशिया में। और साथ ही में जो रिसेंट टाइम्स में कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की नई फॉर्म्स उभरी है, जैसे कि नियो कॉलोनियलिज्म और नियो इंपीरियलिज्म, इंडिया इन दोनों को भी स्ट्रांगली अपोज करता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी का नेक्स्ट फीचर है एंटी रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेसिज्म को ऐसा भी समझा जा सकता है कि ये स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है। रेसिज्म की आइडियोलॉजी के थ्रू जो वाइट्स हैं उन्होंने नॉन वाइट्स के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया है और इन्हें काफ़ी एक्सप्लॉइट किया है पास्ट में। अब क्योंकि इंडियंस को भी रेसिज्म काफ़ी फेस करना पड़ा पास्ट में, ब्रिटिश राज के टाइम
या फिर इनफैक्ट अभी भी कई वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। इसलिए इंडिया रेसिज्म को काफ़ी स्ट्रांगली अपोज करता है। इंडिया का रेसिज्म को अपोज करने का एक एग्जाम्पल देखें तो ये होगा साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम का अपोजिशन। अपार्थाइड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और ये प्रैक्टिस किया जाता था साउथ अफ्रीका में, जहां वाइट पॉपुलेशन जो कि माइनॉरिटी में थी वो ब्लैक पॉपुलेशन के टुवर्ड्स रेसिज्म प्रैक्टिस करती थी। साउथ अफ्रीका में रेसिज्म की प्रैक्टिस को देखकर इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिसकंटिन्यू किए थे 1954 में, और जब यह अपार्थाइड रिजीम रिमूव हुई तब इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से साउथ अफ्रीका के साथ एस्टैब्लिश किए। साउथ अफ्रीका के अलावा इंडिया ने जिम्बाब्वे को भी सपोर्ट किया था, जो कि कोलोनियलिज्म और रेसिज्म फेस कर रहा था बाय द यूरोपियंस। नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज 2 ग्रुप्स या ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए थे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज। एक ग्रुप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी प्रैक्टिस करता था और इसे लीड कर रहा था यूएसए, वहीं दूसरा ग्रुप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता था और इसे लीड कर रहा था यूएसएसआर, और इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई थी। सो जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी तब वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था और दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के अगेंस्ट थे। अब इंडिया के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो यूएसए वाला ग्रुप ज्वाइन कर ले या फिर यूएसएसआर वाला, लेकिन इंडिया ने चूज किया एक तीसरा रास्ता जो कि था नॉन अलाइनमेंट का। इस नॉन अलाइनमेंट में इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया दोनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी कि किसी भी ग्रुप से अलाइन नहीं होगा। ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू की एक इनोवेशन थी, और उनके अकॉर्डिंग नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी में 3 चीजें आती हैं। पहली तो ये है कि इंडिया किसी भी और कंट्री या ब्लॉक के साथ मिलिट्री अलायंस में एंटर नहीं होगा। सेकेंड इज कि इस नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के थ्रू इंडिया एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखेगा टुवर्ड्स इट्स फॉरेन पॉलिसी। एंड थर्ड इज कि भले ही इंडिया किसी भी कंट्री या ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया अटेम्प्ट करेगा सभी कंट्रीज और ग्रुप्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश और मेंटेन करने की। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है पंचशील का। पंचशील बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं फॉर कंडक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि इंडिया किस तरह से बिहेव करेगा बाकी कंट्रीज के साथ, ये बिहेवियर या कंडक्ट गाइड किया जाएगा बाय पंचशील। इस पंचशील में इन टोटल 5 प्रिंसिपल्स आते हैं, जिनमें से पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि ना इंडिया किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी पर अटैक करेगा और ना ही कोई और देश इंडिया पर। सेकंड है नॉन एग्रेशन, यानी कि किसी भी देश के ऊपर मिलिट्री या फिर किसी और तरह का एग्रेशन ना दिखाना। थर्ड है नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, यानी कि ना ही इंडिया किसी देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेगा और ना ही कोई और देश इंडिया के इंटरनल मैटर्स में। फोर्थ है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से ट्रीट करेंगे, और जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी दोनों देशों के बीच, इसका फायदा दोनों देशों को मिलना चाहिए और ना ही किसी एक पर्टिकुलर देश को। और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि सभी देश एक दूसरे के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे। ये पंचशील प्रिंसिपल्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया चाइना ट्रीटी ऑन तिब्बत के दौरान, जो कि साइन करी गई थी 1954 में। लेकिन टाइम के साथ और भी कई देशों ने इन प्रिंसिपल्स को एज अ कोड ऑफ कंडक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस अडॉप्ट किया है, और इन कंट्रीज में आते हैं इंडोनेशिया, म्यांमार एक्सेट्रा। ये जो पंचशील प्रिंसिपल्स है, ये अलॉन्ग विद नॉन अलाइनमेंट की अप्रोच, ये दोनों इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी है अफ्रो एशियन बायस। इंडिया ऑल्दो अटेम्प्ट करता है सभी देशों के साथ रिस्पेक्टफुल और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस बनाने की, लेकिन इंडिया का एक स्पेशल बायस या फिर टिल्ट है टुवर्ड्स अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। इंडिया अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज को बाकी देशों से ज्यादा सपोर्ट और बैक करता है, और इसका रीजन ये है कि इन सभी देशों ने वो सब फेस किया है जो कि इंडिया ने अपने पास्ट में फेस किया है, जैसे कि कोलोनियलिज्म एंड रेसिज्म। अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज की तरफ एक बायस के कारण इंडिया कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है जो कि इन कंट्रीज को सपोर्ट या फेवर करे। इन एक्टिविटीज में आती है फर्स्ट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, जो कि इंडिया ने होस्ट करी थी 1947 में। इसके बाद 1949 में इंडिया ने बाकी एशियन कंट्रीज को मोबिलाइज किया था रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडोनेशिया। इंडिया ने फिर 1955 में अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जो कि बांडुंग इंडोनेशिया में हुई थी, इसमें भी एक एक्टिव रोल प्ले किया था। इसके बाद इंडिया ने और भी कई सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसमें आती हैं बिम्स्टेक, सार्क, ग्रुप ऑफ 77 एक्सेट्रा। और इंडिया के इस एक्टिव रोल को देखते हुए इंडिया को बिग ब्रदर बुलाया जाता है बाय मेनी नेबरिंग कंट्रीज।
अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज को सपोर्ट करने में इंडिया बेसिकली 3 चीज़ों के लिए एम करता है। पहला है इन सभी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के बीच यूनिटी प्रमोट करना। दूसरा है इन कंट्रीज को इंटरनेशनल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग वॉइस प्रोवाइड करना। और तीसरा है इन कंट्रीज का इंटरनेशनल बॉडीज में इन्फ्लुएंस सिक्योर करना। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ग्रुप है उन सब देशों का जो कि पास्ट में ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आते थे। इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने 1949 में डिसाइड किया टू कंटिन्यू इट्स मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ग्रुप। कॉमनवेल्थ ग्रुप का मेंबर बनना मीन्स इंडिया एक्सेप्ट करता है कि ब्रिटिश क्राउन इज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। बट दिस एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ किसी भी तरह से इंडिया की सोवरेनिटी को इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि कॉमनवेल्थ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट कंट्रीज की। नेक्स्ट फीचर है सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस। यूएन 1945 में बना था और इसी साल में ही इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था। इंडिया यूएन के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स पर अपनी पूरी फेथ शो करता है और इंडिया यूएन का एक काफ़ी एक्टिव मेंबर रहा है। जैसे कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स रहा है ट्रूप्स का। इसके अलावा इंडिया कई बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी रहा है। नेक्स्ट फीचर है सपोर्ट टू द कॉज ऑफ डिसआर्मामेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कंट्रीज के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तब यूएस और यूएसएसआर के बीच हमें आर्म्स रेस देखने को मिली। इंडिया ने इस आर्म्स रेस को अपोज किया और साथ ही में डिसआर्मामेंट के प्रिंसिपल को प्रमोट किया। डिसआर्मामेंट मीन्स जो ऑलरेडी आर्म्स पोजेस करता है उसमें रिडक्शन लेकर आना। सो इंडिया ने बोला कि इस आर्म्स रेस को रोकना चाहिए और सभी कंट्रीज को, स्पेशली यूएसए और यूएसएसआर को, डिसआर्मामेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए और अपने आर्म्स के स्टॉक पाइल को कम करना चाहिए। इस डिसआर्मामेंट के प्रिंसिपल में दोनों कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन्स आते हैं। बाय द वे, नॉन कन्वेंशनल वेपन्स में 3 तरह के वेपन्स आते हैं: केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स। और इन सब तरह के वेपन्स की डिसआर्मामेंट को इंडिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि इस डिसआर्मामेंट से वर्ल्ड पीस प्रमोट होगा, दोनों ब्लॉक्स में टेंशन रिड्यूस होगी, और क्योंकि वेपन्स पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इसमें रिडक्शन आएगी, तो इस एक्सपेंडिचर को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज किया जा सकता है। अब इंडिया ने ऑल्दो डिसआर्मामेंट के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने 2 ट्रीटीज, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑफ 1996, इन दोनों ट्रीटीज पर साइन नहीं किया था। ये दोनों ट्रीटीज न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को कंट्रोल करती है, लेकिन ये दोनों ट्रीटीज बायस्ड हैं टुवर्ड्स सम कंट्रीज। इन ट्रीटीज के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और चाइना ही न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं और बाकी कोई और कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस नहीं कर सकता। सो ऑल्दो इंडिया डिसआर्मामेंट के प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द बायस्ड नेचर ऑफ दीज ट्रीटीज इंडिया ने इन दोनों ट्रीटीज पर साइन नहीं किया। सो ये थे कुछ फीचर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। नेक्स्ट है गुजराल डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया था आई.के. गुजराल ने 1996 में, जब वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान और चाइना दोनों से ही हॉस्टिलिटी फेस कर रहा है और इन दोनों नेबर्स से इफेक्टिवली डील करने के लिए इंडिया को ये इंश्योर करना है कि बाकी सभी नेबर्स के साथ इंडिया के पूरी तरह से पीसफुल रिलेशंस हो और साथ ही में बाकी किसी भी नेबर पर चाइना या फिर पाकिस्तान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। ये इंश्योर करने के लिए गुजराल डॉक्ट्रिन लाया गया था। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग इंडिया यूनिलेटरल कंसेशंस देगा अपने नेबर्स को, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। इन यूनिलेटरल कंसेशंस में इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड एक्सेट्रा आते हैं। ओवरऑल इस डॉक्ट्रिन में 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला है कि इमीडिएट नेबर्स को यूनिलेटरल एड देना इन गुड फेथ। सेकंड है कि किसी भी साउथ एशियन कंट्री को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए उसकी टेरिटरी को यूज करना अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री। थर्ड है कि किसी भी कंट्री को इंटरफेयर नहीं करने दिया जाना चाहिए इन इंटरनल मैटर्स ऑफ अनदर कंट्री। फोर्थ है कि साउथ एशियन कंट्रीज एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। एंड लास्ट इज कि साउथ एशियन कंट्रीज अपने आपस के डिस्प्यूट्स को पीसफुली बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। सो दिस वाज गुजराल डॉक्ट्रिन, जो कि एक माइलस्टोन था इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नाउ लास्ट टॉपिक हियर इज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फॉलो किया जाता है टू डिसाइड हाउ टू यूज न्यूक्लियर पावर ऑफ द कंट्री। इंडिया ने इस डॉक्ट्रिन के अंडर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए। इनमें से पहला है बिल्डिंग क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि इंडिया के पास एक मिनिमम लेवल पर न्यूक्लियर वेपन्स हो और एबिलिटी हो टू यूज दीज न्यूक्लियर वेपन्स व्हेन रिक्वायर्ड। दिस विल क्रिएट मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस। सेकेंड प्रिंसिपल इज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। इसके अकॉर्डिंग इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज रिटालिएशन में ही करेगा, यानी कि इंडिया विल यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन्स ओनली व्हेन इंडियन टेरिटरी इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स और इंडियन ट्रूप्स समवेयर एल्स आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स।
So India will not be the first one to use nuclear weapons, but India will use nuclear weapons if it faces a nuclear attack. Next is कि अगर इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो फिर जो इंडिया की न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगी वो काफ़ी मैसिव होगी. नेक्स्ट इज कि इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज. जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इंडिया उन कंट्रीज के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा. नेक्स्ट इज वन एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू विच इंडिया पर अगर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से अटैक होता है, न्यूक्लियर वेपन से नहीं बट केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से, तो इस केस में भी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकता है एज अ रिटेलिएशन. नेक्स्ट इज कि जो इंडिया की रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी, इसको ऑथराइज किया जाएगा बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, और ये ऑथराइजेशन होगी थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी. ये जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के नाम की बॉडी होगी, इसमें दो पार्ट्स होंगे, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल. पॉलिटिकल काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और ये काउंसिल न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को ऑथराइज करेगी. एग्जीक्यूटिव काउंसिल को चेयर करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इस काउंसिल का काम है पॉलिटिकल काउंसिल के डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना. इस डॉक्ट्रिन में नेक्स्ट फीचर है कि इंडिया एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करेगा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का वर्ल्ड में स्प्रेड ना हो. एंड लास्टली, इंडिया कमिटेड रहेगा फॉर द गोल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बाय प्रमोटिंग द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. सो ये था इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन. होप यू लाइक द वीडियो. फॉलो फॉर मोर.